सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज़ विजय और आप सभी को जैसे कि मैंने बताया था कि 2022 सीरीज़ के हिसाब से हम सभी लोग आप सभी के लिए सोशलॉजी, फाइन आर्ट और इकोनॉमी के सब्जेक्ट लेके आएंगे। और आज आप सभी के साथ सोशलॉजी की एक नई सीरीज़ सभी के साथ शुरू होने वाली है। क्लास 12th में आप सभी को पता है कि आपके पास दो बुक है सोशलॉजी की। नंबर 1 एक है इंडियन सोसाइटी, जिसमें हमने भारतीय समाज के बारे में समझना है, और उसके बाद आपके पास दूसरी बुक है सोशल चेंज एंड द डेवलपमेंट इन द इंडिया, सामाजिक बदलाव और कहीं ना कहीं विकास जो भारत के अंदर हो रहे हैं वो। अब अगर हम सोशलॉजी में इस साल 2022 के हिसाब से नए सिलेबस के ऊपर फोकस करें तो हाल फिलहाल सरकार ने इसके अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी है। जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो हाल फिलहाल आप सभी को बता दो कि सारा कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्यों पढ़ेंगे सारा? आप जितना पेपर के अंदर आएगा आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत है। आपको मास्टरी नहीं करनी है। इवन अगर आपको मास्टरी करनी है तो आप डिटेल में और चीज़ें बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी ने क्या करा है, एनसीईआरटी ने आपको इंडियन सोसाइटी जो है उसके अंदर से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर बता दिए हैं और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर बता दिए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर आपके लिए सोशल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल चेंज है। मतलब किस तरीके से संरचनात्मक बदलाव इंडिया के अंदर हुए थे उसके बारे में हमने समझना है पहले इस पार्ट के अंदर। तो दोस्तों आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया। पहले हम इस बुक को पूरा फिनिश करेंगे, देन हम इंडियन सोसाइटी के पास जाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर वैसे बहुत आसान हमारे पास हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पाठशाला के चैनल पे। और यहाँ पे सोशल चेंज, संरचनात्मक बदलाव, सोशलॉजी समाजशास्त्र विषय है। वीडियो का पहला पार्ट है ये। इसमें आप सभी को बता दूं कि इस साल आप सभी के लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे साथ ईपी फैमिली यानी कि टेलीग्राम अकाउंट पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें जितने ही बच्चे हैं सोशलॉजी, फाइन आर्ट, इकोनॉमिक और जितना भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी हम करा रहे हैं वो सारा का सारा आपको डिटेल कंटेंट हमारे इस चैनल पे ईपी फैमिली पे पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ई पाठशाला आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता है। सारे चैनल सिर्फ या तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं या तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको दोनों में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। डाउनलोड अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि हम वहाँ पे लाइव सेशन लेते हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये सभी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आते हैं तो हमारे भारतीय समाज के अंदर एक जगह नहीं हर जगह बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बदलाव रेलवेज में, बदलाव इंडस्ट्री में, पोस्टल सिस्टम, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एवरी प्लेस यू कैन सी कि हमारा स्ट्रक्चरल चेंज होता है और एक एक करके होता है, धीरे धीरे होता है। और ये ऐसे बदलाव होते हैं जिनको बाद में इंडियन लोगों के द्वारा खुद ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये ऐसे बदलाव थे। अब बदलाव का फ्रेज हमें एक पार्ट में एकदम से नहीं समझाया गया है। एनसीईआरटी की बुक ने काफ़ी अच्छा सोशलॉजी को कवर करा है। मैं जब इसे पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे पढ़ रहा था तो मुझे इतना समझ में ही आया है कि अगर कोई बंदा 11th और 12th की सोशलॉजी पढ़ लेता है तो उसका जो जीएस पेपर क्या कहते हैं 1 है, उसमें जो सोसाइटी वाला हिस्सा है वो उसका 11th और 12th की सोशलॉजी से ही कवर हो जाता है। तो चैप्टर क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज है तो स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर सबसे पहले हमें जानना है कि जब उपनिवेशवाद कॉलोनी आई, मतलब जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के अंदर 1857 के बाद 1858 के अंदर राज करना चालू कर दिया अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो फिर हमें समझ में आया कि इंडिया के अंदर अब कहीं ना कहीं सोसाइटी में परिवर्तन हो रहा है। अब सोसाइटी में परिवर्तन कैसा हो रहा है हम उसे तरीके से जानेंगे। पहले पार्ट में कॉलोनिज्म जानेंगे, उपनिवेशवाद क्षेत्र जानेंगे। दूसरे पार्ट में उन्होंने जानबूझकर इंग्लिश किस तरीके से हमें दी वो जानेंगे। फिर शहरों की भूमिका और शहरीकरण, ये साथ में औद्योगिकरण और किस तरीके से रूरल अर्बन इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि चैप्टर की सीरीज़ आती रहेगी, मेन कॉन्सेप्ट बताता रहूँगा, डिटेल में नहीं बताऊँगा, सीधी बात, नो बकवास समझाने की कोशिश करूँगा। पहला पार्ट अगर हम बात करें कॉलोनिज्म की, तो दोस्तों कॉलोनिज्म के अंदर ब्रिटिशर्स के पास दो आर्म्स थे। नंबर 1
वो एग्रीकल्चर पे प्रॉफिट चाहते थे, इवन वो साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर भी प्रॉफिट चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर इंडियन लोगों की हमें बाहर भी ज़रूरत पड़े तो भी हम इंडियन लोगों को गुलाम बना के बाहर लेके चले जाएं। दूसरी बात, उन्होंने जानबूझकर हमें अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करी। वो चाहते थे कि हम लोग अपना कल्चर, संस्कृत और अपनी जो पाली या अपनी लोकल लैंग्वेज है उनको इम्पोर्टेंट ना दे के हम इंग्लिश को जानबूझ के सीखें। इसलिए थॉमस बेबेंटन मैकेलो क्लास 7th या 8th की हिस्ट्री की बुक के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से विलियम जॉन्स इंडिया के अंदर आया, उसने किस तरीके से गुरुकुल पाठशालाओं को स्टडी करी, देन उनको तोड़वा के जानबूझ के इंग्लिश के सिलेबस को लेके आए और जानबूझ के इन लोगों ने हमें बाहर का सिलेबस पढ़ाना चालू करा। उससे हमारे लिए फ़ायदा बस इतना हुआ कि लोगों को बाहर की विचारधाराओं के बारे में समझ में आया और उसी वजह से हमारी इंडिया के अंदर एक नेशन स्टेट यानी कि राज्य को आज़ाद कराने की मांग वो बढ़ने लग गई थी। और उसी के बारे में हमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझना है इस वाले पार्ट में, यानी कि जो ये सीरीज़ आगे चलती चली जाएगी वो इन्हीं स्टेप में चलेगी। तो एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे लिखने की कोशिश करी है। बहुत समय लगा इन पीपीटी को बनाने के लिए, एक दिन में ये नहीं बनता है, ठीक है, बहुत समय लग जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। अच्छा, अब जैसे ही आधुनिक भारत को समझना है हमें, तो हमें पास्ट को समझना ज़रूरी है। इंडिया के अंदर जब मुग़लों का राज था तो हमें पता है कि मुग़लों ने इंडिया के अंदर इसीलिए आए क्योंकि वो बहुत सारे रिसोर्सेज को लूटना चाहते थे। सेम ऐसा ही ब्रिटिशर्स भी इंडिया के अंदर मुग़लों के टाइम पीरियड पे पहले व्यापार करने आए और फिर बाद में अपने धर्म को बढ़ाने के लिए और हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को खाने के लिए ये लोग इंडिया के अंदर हमें देखने को मिले थे। और इसीलिए बैटल ऑफ क्या कहते हैं 1857 रिवॉल्ट, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेलों में भेज दिया गया और फाइनली लाल किले के ऊपर अंग्रेज़ों का वो क्या कहते हैं अंडरटेकिंग हो गया और फिर अंग्रेज़ों की बातचीत यहाँ पे चलने लग गई। अब ऐसा ये कहा जाता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर कॉलोनियल पीरियड के टाइम पीरियड पे ही वेस्टर्न लिबराइजेशन एंड फ्रीडम आया। मतलब जिस समय इंडिया के अंदर क्या कहते हैं अंग्रेज आए तो वो उदारवादी के सिद्धांत लेके आए और साथ में स्वतंत्रता लेके आए। इससे पहले इंडिया के अंदर नहीं था, जो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल कल्चर चेंज जो है उनमें बदलाव आने लग गया इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कल्चर बिहेवियर बदलने लग गए, लोग ये देखने लगे कि हाँ इंडिया के अंदर किस किस तरीके से क्या क्या बदलाव होता है। कॉलोनिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा था, एक कंट्री का दूसरी किसी कंट्री के ऊपर राज करना। ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ पे आके सेट हो गए, हम यहाँ के नेटिव पीपल थे लेकिन वो बाहर के सेटलर्स थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे आके शासन करा, तो ये उनका उपनिवेशवाद क्षेत्र बन गया और यहाँ से ये रॉ मटेरियल को लेके जाते थे, अपनी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल को बेच देते थे और उसके बाद क्या कहते हैं पूरी तरीके से ऐशो आराम करते थे और हमारी कंट्री के लोगों को दिक्कत में डालते थे। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर, इंडियाज़ पास्ट हैज़ बीन मार्क्ड बाय द एंट्री ऑफ द न्यूमरस ग्रुप ऑफ पीपल एट द डिफरेंट टाइम। हमारे इंडिया के अंदर पता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड पे अलग अलग ग्रुप के लोग हमारे इंडिया में देखने को मिले थे। जैसे कि 800 सालों तक तो मुग़लों ने राज करा था, उसके बाद डच आए, पोर्तुगीज़ आए, स्पेनिश आए, फ्रेंच आए, इंग्लिशमैन आए। इंग्लिशमैन जहांगीर के टाइम पीरियड पे आए थे, जबकि पोर्तुगीज़ तो बाबर के टाइम पीरियड से पहले से ही हमारे इंडिया के अंदर घुस चुके थे फॉरेन लोग। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉलोनिज्म आते ही किस तरीके से हमारे चीज़ों के अंदर बदलाव हमें देखने को मिला। अंग्रेजी जैसी आई, अंग्रेजी सरकार जैसी ही आई, उसके बहुत ज़्यादा दुर्गामी परिणाम, डीपली इनसाइड चेंजेस हमें देखने को मिले। डीपली इनसाइड चेंजेस हमें देखने को मिले, इसके बारे में जैसे आप इतिहास का हमारा सेशन लेंगे तो हिस्ट्री में हमने बताने की कोशिश करी कि इस तरीके से अंग्रेज आते हैं और सारी व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। उसके बाद 1813 का एक चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के अंदर ये दिखाया जाता है किस तरीके से कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ अंग्रेज़ों से रूल करेगी। तो ये भी हमें समझने की कोशिश मिलती है। इसी कारणवश हमें पता है कि समाज के अंदर जब अंग्रेज़ों ने क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें करने लग गए थे वो लोग, तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह भी हुआ था मंगल पांडे वाला, जिसके बारे में हमने कार्टेज सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो इसीलिए वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसमें नहीं।
लेकिन हमें इतना पता था कि जब ये लोग इंडिया के अंदर आए ब्रिटिशर्स लोग, तो मेन चाहते थे रूरल एरिया के अंदर इंडिगो उगा के फ़ायदा करना, दूसरा अर्बन इलाकों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लगा के अपना फ़ायदा करना। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन इन्होंने क्या करा था, जंगलों के ऊपर भी राज करा, इसलिए उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट 1878 के अंदर एक्ट पास करा वन विभाग का, जिसमें डायट्रिस बेंडिस जर्मनी के पहले इंस्पेक्टर जनरल जो डायट्रिस बेंडिस वन विभाग के, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, जिसका मेन मकसद यही था कि पूरी तरीके से आदिवासी समूहों के ऊपर भी इसका पूरा कंट्रोल होना। फिर एक स्टेप आगे बढ़े ये लोग और हमारी इंग्लिश की व्यवस्था ये लोग इंडिया के अंदर लेके आए। इसीलिए कई लोकल बोलियों के अंदर कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि अंग्रेजी शासन हुकूमत जो करेगी वो इंग्लिश भाषा में ही करेगी। तो यानी कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो अंग्रेजी शासन के अंदर कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से ये हुआ कि इसका उल्टा ये हुआ कि भारतीय लोग अब अंग्रेजी सीखने लग गए। भारतीय लोग जब अंग्रेजी सीखने लगे तो उन्हें इक्वालिटी, लिबरलिज्म, फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, इन सब के बारे में समझ में आया कि समाज में ऐसी व्यवस्थाएं होती है। और जब ये लोग पढ़ने लग गए अंग्रेजी, तो उसके बाद एडवांटेजेस ये हुए कि इन्होंने बाहरी किताबों को पढ़ा, बाहरी ग्लोबली ये दूसरी कंट्री की विचारधाराओं से कनेक्ट हो गए। डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये लोग अपनी भाषा को, अपनी जातियों को, अपने लोगों को नीचा समझने लग गए। दलित लोगों को उस टाइम पीरियड पे एजुकेशन मिला, ये थोड़ा सा अच्छा हुआ, क्योंकि इंडिया के अंदर कमज़ोर वर्ग को उस समय पे क्या कहते हैं, पढ़ने की आज़ादी ही नहीं थी, ये हमें पता है। उसके बाद पीपल ऑफ मूवमेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था किस तरीके से ब्रिटिश लोग हमें मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी, साउथ अफ्रीका लेके गए थे। डच एंड फ्रेंच मैन हमें क्या कहते हैं, मॉरिशस और ऐसी जगहों पे उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को लेके गए थे। पोर्तुगीज भी हमें क्या कहते हैं, दमन एंड दीव इधर के इलाकों में लेके गए थे, है ना। तो इसकी वजह से आज की डेट में हम देख सकते हैं बहुत सारे हमारे भारतीय लोग भारत से बाहर रहते हैं। ये हमें अच्छी तरीके से पता है, इन्हें हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा ये शुरुआती काल था, लेकिन बाद में तो खुद ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, जहाँ जहाँ पे कंट्रोल करते चले गए, कॉलेजेस बनाते चले गए, इंस्टीट्यूशंस बनाते चले गए, तो उसके बाद तो बहुत सारे नए नए उभरते लोग, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पेशेवर वकील, ये खुद क्या कहते हैं अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए दूसरे हिस्सों पे जाने लग गए। तो ये भी एक बदलाव था, ये भी एक स्ट्रक्चरल चेंज था। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर लैंग्वेज, भाषा, फूड, आर्किटेक्चर सब में बदलाव हमें देखने को मिल गया। इसके बारे में डीपली स्टडी आप हिस्ट्री के अंदर करेंगे, किस तरीके से बंगाल, कलकत्ता, मद्रास जब अंग्रेजों के अंडर में आया तो उसमें किस तरीके से बदलाव करे गए। इवन बिल्डिंग तक में भी अंग्रेजों ने अपने इफेक्ट डालने की कोशिश करी। कॉलोनिज्म के फीचर सिर्फ इतने से थे कि उस टाइम पीरियड पे जैसे कि राजा का शासन था वो नहीं था, प्राइवेटाइजेशन आ चुका था और इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाने लग गया था। यहाँ पे मार्केट कंपटीशन बन गया था, लोग मैन्युफैक्चरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी और प्रॉफिट के लिए ज़्यादा चीज़ें करने लग गए थे। इससे लघु उद्योग कमज़ोर पड़ गया था, ये तो फैक्ट बात है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ कि हमारी इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग यहीं से चालू हो गई थी, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते चले गए, लोगों को ये समझ में आने लग गया कि हाँ भाई, एक नेशन स्टेट होना चाहिए जहाँ पर कहीं ना कहीं सोवरेनिटी किसी एक बंदे के हाथ में ना होके पावर को बांट देनी चाहिए। ये हमारे लिए एक फ़ायदे का विषय था। इसलिए बाद में जाके जब 1857 की क्रांति फ्लॉप हुई तो हम लोगों को समझ में आया कि हमें अंग्रेज़ों को हम ऐसे नहीं भगा सकते हैं, हमें एक नेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, नेशन के हित के बारे में सोचना पड़ेगा, जब हम कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर इतना ही था। ईपी फैमिली के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को ऐड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छी लगी है, आपको वैल्यू देके जा रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिस इज इट इन दिस वीडियो।